गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। देखिए, फिगर ऑफ स्पीच जो होता है आपके एग्जाम में इंटर के आता है और इससे दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे तो उससे कुछ नंबर भी निर्धारित होगा। तो उस नंबर को हम कैसे हासिल करेंगे। हाँ, तो बच्चों जैसे कि आपको मैंने पहले बता दिया था कि आज हम लोग पढ़ेंगे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में। तो ये आपका है फिगर ऑफ स्पीच। ठीक, देखिए फिगर ऑफ स्पीच को हम हिंदी में कहते हैं अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि फिगर ऑफ स्पीच होता क्या है। देखिए, इसका पहले डेफिनेशन है, ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डिनरी यूज ऑफ वर्ड्स विद ए व्यू टू इंक्रीजिंग देयर इफेक्ट। मतलब कि अलंकार एक ऐसी संरचना है जिसका प्रयोग साधारण शब्दों से एक नया प्रभाव लाने की कोशिश किया जाता है। जैसे मान लो कोई स्त्री है तो उसका श्रृंगार जो हो जाता है तो वह अपने एक्चुअल रूप से कुछ अलग नज़र आती है। उसी प्रकार फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसके इस्तेमाल से वाक्य की शोभा बढ़ जाती है। ठीक, अंग्रेजी में वैसे तो फिगर ऑफ स्पीच अनेक हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में केवल निम्नलिखित 7 ही निर्धारित हैं। इसमें से है आपका, आप देख सकते हैं, सिमिल, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्राफी, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोले, ओनोमेटोपोइया। इसके हिंदी भी आप देख सकते हैं। सिमिल माने उपमा होता है, मेटाफर माने रूपक, पर्सनिफिकेशन माने मानवीकरण, एपोस्ट्राफी माने संबोधन, ऑक्सीमोरोन माने विरोधाभास, हाइपरबोला माने अतिशयोक्ति और ओनोमेटोपोइया माने ध्वनि सूचक। ठीक, अब हम लोग पहला पढ़ेंगे। देखिए, सिमिल। सिमिल माने होता है उपमा। इसमें थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, ध्यान दीजिएगा। अब कह रहे हैं सिमिल होता क्या है। तो सिमिल का मतलब होता है, ए सिमिल इज ए कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। देखिए, सिमिल एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो अलग अलग प्रकार के वस्तुओं की आपस में तुलना की जाती है और कह रहा विच हैव एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कम से कम एक बिंदु हो जो कॉमन हो। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का मतलब जो दोनों में हो। ठीक, फिर कह रहा है द वर्ड एज, लाइक और सो आर यूज्ड फॉर कंपेरिजन, और इसमें एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का प्रयोग कंपेरिजन के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए अगला। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे हम सिमिल को पहचानेंगे। तो सिमिल में एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है दो वस्तुओं के बीच में तुलना करने के लिए। इस समझ में आया? अब एग्जाम्पल में देखिए लिखा है, चाइल्डहुड इज लाइक ए स्विफ्टली पासिंग ड्रीम। अब यहाँ चाइल्डहुड का मतलब बचपन, और बचपन इज माने है, लाइक माने की तरह, कैसे एक स्विफ्टली पासिंग ड्रीम मतलब एक तेजी से बीतते हुए स्वप्न की तरह। तो यहाँ बचपन की तुलना किससे की गई है? तेजी से बदलते हुए स्वप्न की। और इसमें तुलनात्मक शब्द देखिए यहाँ लाइक का प्रयोग किया गया है। या फिर अगला है, आई वंडर लॉनली एज ए क्लाउड, मतलब मैं अकेले ही बादलों की तरह घूमता रहा। तो यहाँ भी आपके तुलनात्मक शब्द एज का प्रयोग किया गया है। फिर यहाँ भी देखिए, यहाँ पे लाइक है, यहाँ भी लाइक, फिर यहाँ भी है लिव लाइक ए, यहाँ भी लाइक, यहाँ पे एज, मतलब जहाँ पे दो तुलनात्मक शब्द लव, लाइक, एज या सो जैसे शब्द दिख जाएं, ठीक है, वो आपका क्या हो जाता है? सिमिल हो जाता है। ठीक, देखिए यहाँ भी है, इट ड्रॉप्स एज जेल्टर। अब यहाँ वर्षा के बूंदों की तुलना किससे की गई है? मर्सी से। मर्सी के बारे में ये आप पढ़ेंगे, विलियम शेक्सपियर का एक पोइट्री था मर्सी करके। ठीक, तो सिमिल में क्या होता है, दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है जिसमें कम से कम एक पॉइंट कॉमन हो। अगला आपका है मेटाफर। मेटाफर को हम हिंदी में कहते हैं रूपक अलंकार। ठीक, अब रूपक अलंकार का डिफिनेशन पहले जानेंगे। कह रहा है, इन मेटाफर टू थिंग्स आर कंपेयर्ड बट द वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन एज, लाइक, आर, सो आर नॉट इट। देखिए, इसमें भी दो विभिन्न वस्तुओं के बीच में तुलना किया जाता है, लेकिन इसमें तुलनात्मक शब्द एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक, ट्रिक क्या है इसमें, इज, एम, आर या हैज, हैव आता है बीच में। जैसे
एग्जाम्पल है आपका द कैमल इज शिप ऑफ डिजर्ट, मतलब ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। तो अब इस ऊँट की तुलना किससे की गई है? शिप से, किसके? रेगिस्तान के जहाज से, मतलब इस ऊँट की तुलना किससे की गई है? जहाज से। इसी प्रकार लाइफ इज ए ड्रीम, अब जीवन को किससे तुलना किया गया है? स्वप्न को। उसी प्रकार लाइफ इज़ बट ए वॉकिंग शैडो, अब यहाँ लाइफ की तुलना किससे की गई है? वॉकिंग शैडो से, लेकिन इसमें देखिए ये लाइक, सो और एज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया। उसी प्रकार अगला देखिए एग्जाम्पल है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, मतलब कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अब यहाँ शेक्सपियर की तुलना किससे हो रही है? कालिदास से, लेकिन क्या इसमें तुलनात्मक शब्द का प्रयोग किया गया है? नहीं किया गया है। यही डिफरेंस है मेटाफर और सिमिल में। ठीक, चलिए अब हम थोड़ा सा आपको डिफिनेशन इसका बता दें, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए आप देख सकते हैं सिमिल और मेटाफर में अंतर। तो सिमिल में एज, सो और लाइक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तुलना के लिए, जबकि मेटाफर में एज, लाइक और सो जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। यह दोनों में डिफरेंस है। चलिए ये हो गया मेटाफर आपका। अगला देखिए पर्सनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? देखिए इसका डेफिनेशन, इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग लाइफ। देखिए पर्सनिफिकेशन में लाइफलेस का मतलब होता है निर्जीव, ऑब्जेक्ट माने वस्तुएं चीज़ों को, एंड अब्स्ट्रैक्ट माने भाववाची विचारों को, आर थॉट ऑफ एज पर्सन हैविंग, मतलब इस प्रकार से सोचा विचारा जाता है जैसे उसमें जीवन हो। मतलब पर्सनिफिकेशन में किसी निर्जीव वस्तुओं को सजीव मान लिया जाता है जैसे कि वो सजीव हो, ये होता है, इसीलिए इसको मानवीकरण अलंकार कहते हैं। अच्छा इसका ट्रिक क्या है? देखिए मेक नॉन ह्यूमन थिंग्स सीम ह्यूमन, मतलब इसमें किसी निर्जीव चीज़ को क्या माना जाता है? सजीव मान लिया जाता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर एट बट वंस, मतलब अवसर दरवाज़ा खटखटाती है लेकिन एक बार। अब यहाँ अवसर तो कोई व्यक्ति तो है नहीं कि आएगा आपका पल्ला पीटेगा कि बहन दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। यहाँ इसको सजीव मान लिया गया है कि यहाँ ये सजीव है। फिर यहाँ देखिए लव इज़ ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है। अब प्यार को क्या माना गया? इसको अंधा माना गया है। बताइए क्या प्यार के हाथ पैर होते हैं? नहीं, लेकिन मान लिया गया है। फिर यहाँ भी ये देखिए एंग्जाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता उसके चेहरे पर बैठी है। क्या चिंता कोई वस्तु आके उसके सिर पर बैठ जाएगा अपने आप? नहीं। तो ये सब किसी निर्जीव चीज़ को सजीव मान लिया जाए जिसमें वो होता है पर्सनिफिकेशन। नीचे आप एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, देखिए एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, मतलब अनुभव सबसे बड़ा अध्यापक है। ठीक, ये हो गया आपका पर्सनिफिकेशन। अब एपोस्ट्रॉफी क्या होता है? कह रहा है इन एपोस्ट्रॉफी वी एड्रेस ए डेड पर्सन आर सम लाइफलेस थिंग्स आर एन एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज ए लिविंग थिंग्स। इसमें भी एपोस्ट्रॉफी में हम किसी मृत व्यक्ति या किसी निर्जीव चीज़ को या भाववाची विचारों को एक सजीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं और उसको संबोधित करते हैं। और इसको आप पहचान क्या है? इसमें देखिए ये मार्क आपका एपोस्ट्रॉफी का मार्क इसमें लगा होगा। देखिए अब दोनों में थोड़ा सा हम डिफरेंट बता दें क्या होता है। इसमें भी निर्जीव चीज़ को सजीव माना गया है, इसमें भी निर्जीव चीज़ को सजीव माना गया है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों में डिफरेंस है ये देखिए, पर्सनिफिकेशन में क्या होता है किसी निर्जीव वस्तु अथवा पदार्थ को सजीव मान लेते हैं, बस मान लिए हैं, लेकिन पदार्थ को सजीव मानकर से संबोधित भी करते हैं एपोस्ट्रॉफी में, तथा संबोधन का चिन्ह भी लगाते हैं। जबकि एपोस्ट्रॉफी इसमें पर्सनिफिकेशन में नहीं लगाया जाता है, एपोस्ट्रॉफी वाले में लगाया जाता है। यही डिफरेंस है आपका। ठीक, चलिए आपका हो गया पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रॉफी कंप्लीट हो गया। अगला है आपका विरोधाभास अलंकार। ठीक, देखिए ऑक्सीमोरन का मतलब होता है विरोधाभास। अब विरोधाभास से कुछ समझ में आ गया होगा कि विरोधाभास का मतलब होता क्या है। देखिए इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग,
मतलब इसमें कह रहा है कि दो अलग अलग गुण वाले वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है, इसीलिए इसको हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। ऑक्सीमोरोन दो शब्द ऐसे जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं लेकिन उनको एक ही वाक्य में लिखा जाता है। इसका ट्रिक, इसको पहचानेंगे कैसे, इसमें अपोजिट वर्ड रहेगा दोनों। अपोजिट का मतलब कैसे, जैसे शी इज फीलिंग स्वीट पेन, उसे मीठा दर्द हो रहा महसूस कर रहे। अब यहाँ स्वीट भी है और पेन भी है, तो क्या एक साथ दोनों काम हो सकता है? बिल्कुल। तो जब दोनों विरोधी शब्द आपस में हो तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीमोरोन। ठीक, इसका सबसे बड़ा पहचान क्या है, इसमें दो विरोधी शब्द होते हैं। अगला है लाइफ इज़ बिटर स्वीट। देखिए जीवन कड़वा मधुर है। अब बिटर भी है, कड़वा और स्वीट भी है, तो यहाँ पे दो विरोधी शब्द आपस में होंगे कि नहीं होंगे? तो ऑक्सीमोरोन की पहचान यही कि इसमें दो विरोधी शब्द होंगे। ठीक, अब यहाँ कह रहा है इट इज़ एन ओपन सीक्रेट। अब ओपन माने खुला भी है, सीक्रेट माने रहस्य भी है, तो इसमें दो भी विरोधी शब्द हैं। तो ऑक्सीमोरोन का मतलब होता है विरोधाभास, इसमें दो विभिन्न गुण वाले या एक दूसरे के विरोधी गुण वाले शब्द एक साथ हो। ठीक, अगला है आपका हाइपरबोले। देखिए हाइपरबोले सबसे भयानक का नहीं कह सकते, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसको देखकर ही आप पहचान जाएंगे कि हाँ ये तो हाइपरबोले ही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाए कि आप कहेंगे तो यहाँ तक फेंक रहा है। ठीक, अब जैसे कह रहा है इन हाइपरबोले थिंग्स आर शोन एज ग्रेटर आर लेस बेटर आर वर्स देन एनी दे रियली आर। कह रहे हाइपरबोले में थिंग्स को या तो बहुत ज़्यादा महान, या तो बहुत ज़्यादा नीचा, या बहुत ज़्यादा अच्छा, या बहुत ज़्यादा खराब दिखाया जाता है जैसा कि वो होते हैं। मतलब इसमें किसी चीज़ को उसके बहुत ज़्यादा बढ़िया दिखा दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा खराब दिखा दिया जाएगा, यही होता है। ठीक, अब ट्रिक क्या है, इसका ट्रिक ये है कि गिव एग्जैगरेट स्टेटमेंट, मतलब इसको आवश्यकता से अधिक इसको बढ़ावा चढ़ावा दिया जाता है। अब कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा है रिवर्स आर ब्लोड फ्लोड इन द बैटल। अब युद्ध में खून की नदियाँ बह गई। अरे बताओ, रिवर समझ में आता है कि उसमें तमाम पानी होगा, तो क्या कितने लोग मर जाएंगे, पूरा नदी बहने लगेगा खून का? यहाँ पे बस मान लिया गया है कि हाँ बह गया बहुत ज़्यादा खून, तो इसमें पता लग गया ना कि ये हाइपरबोले है। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के शरीर में मैक्सिमम 5 लीटर खून होते हैं, तो कितने लोग मारेंगे तब आप एक नदी भर पाएंगे? तो इसका मतलब ये असंभव है। मतलब जिन वाक्यों को देखकर ये लगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, वह आपका होता है हाइपरबोले। अगला है 10,000 saw I at a glance। ये जो 10,000 है बच्चों, ये फूलों का पेड़ है या फूल कह लीजिए। तो वही कह रहे हैं, इसमें लेखक गए थे एक जगह टहलने, तो फूल को जब उन्होंने देखा तो वही कह रहे हैं कि 10,000 saw I at a glance, मैंने एक बार में 10,000 फूल देखे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? एक पल में, एक झलक में आप एक फूल देख सकते हैं। तो ये कह रहे हमने 10,000 देखे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। उसी प्रकार से स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, वह इतना रोई कि मतलब उसके आंसुओं से समुद्र बन गया, इतना पानी। तो ये सब है आपके हाइपरबोले, जिसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा फेंक दी जाएं। ठीक, चलिए अगला है आपका ओनामेटोपोइया। ओनामेटोपोइया का मतलब होता है ध्वनि सूचक अलंकार। ठीक, कह रहा है इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट द सेंस ऑफ आर मीनिंग। मतलब ये इस मतलब अलंकार में ध्वनि ही अर्थ को सुझाते हैं, मतलब ध्वनि से ही इसे के अर्थ का बोध होता है। इसका ट्रिक क्या है, इसमें साउंड दिया होगा, मतलब अगर कोई वाक्य है, अगर उसमें साउंड दिया है तो आप मान लेंगे कि यह है ओनामेटोपोइया है, क्योंकि इसमें साउंड मस्ट होता है इन वाक्यों में। ठीक, जैसे आई हियर द हमिंग ऑफ बीज, मैंने पक्षियों की चहचहाहट को सुना। अब यहाँ हमिंग क्या है, यह आपका है ध्वनि सूचक, ध्वनि होने के नाते हो जाएगा आपका ओनामेटोपोइया। ठीक, फिर है द कैट्स म्यू। अब बिल्ली का म्यू मतलब वही जो म्याऊं म्याऊं करती है। फिर वाटर ऑफ लैपिंग, अब देखिए पानी का लैपिंग माने कूदना, कलकलाहट करना, तो यह है आपका ओनामेटोपोइया। इस प्रकार आपके सातों जो टॉपिक हैं फिगर ऑफ स्पीच के वो हो गए कंप्लीट। ये आप सभी एग्जाम्पल को ध्यान से याद कर लीजिएगा,
इसमें से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। ठीक, धन्यवाद।